यस, सो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यूज. लेट अस कंटिन्यू द सेम. सी दिस क्वेश्चन नंबर 102. Just read the question. If an LCR circuit has R is equal to 50 ohm, then L is equal to 10 millihenry, and an ideal inductor, and C is equal to 20 microfarad. These components connected to AC source of 230 volt and 50 hertz supply. Then the power in the circuit will be. Okay, देखो पावर हमको निकालना है. पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो. Yes, we already seen last time also that the power is given by the formula ERMS into IRMS into cos phi. ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है. We can just express it in number of ways in different terms, but basic formula is this only. Okay, so ERMS, how much it is? तो ये देखो, ये 230 वोल्ट जो दिया हुआ है, unless and until it is mentioned, ठीक है, we have to take it as a ये only RMS वैल्यू ओनली. तो इसलिए यहाँ पे वो 230 आ जाएगा RMS वैल्यू के बदले. चलो ठीक है, बट IRMS करंट, RMS करंट हमको पता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं. सो RMS करंट के लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है. RMS current can be found out by ERMS, that is to be divided by Z, that is the impedance, right? So impedance से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन अब यहाँ पे फिर से ERMS तो पता है, but impedance हमको पता नहीं है. So let us try to find out the impedance here. So impedance is given by the formula root of R square plus XL minus XC का whole square. देखो ठीक से. But again here R square, R is already known, but XL and XC is not known already here. So R तो चलो 50 है, तो ये 50 का स्क्वायर तो यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ना XL पता है ना ही XC पता है. तो उसके लिए हमको यहाँ पे सेपरेट XL और XC निकालने पड़ेंगे. Let us try to find it out. XL is given by omega into L, and XC is actually given by 1 upon omega C. बट यहाँ पे ओमेगा दिया है क्या? बिल्कुल नहीं. 50 हर्ट्ज, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी तो दिया है, बट ओमेगा इज नॉट नोन. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट ओमेगा फर्स्ट. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. ओके, सो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज हियर. सो ये 50 अगर यहाँ पे डाल दो तो 50 इंटू 2 कितना बन गया? 100, राइट? सो यू कैन जस्ट राइट दिस एज 100 पाई. ओके, एंड चलो 100 पाई को हम 314 भी लिख सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि पाई इज गोइंग टू बी 3.14. So 100 multiplied by 3.14 actually comes out to be 314. Okay, so if we just put it here, then XL actually becomes 314 into L, which is given to be 10 millihenry here. So 10 milli का मतलब होता है 10 raised to minus 3. So it comes out to be actually 3.14 once again. Correct है? Check. 10 into 10 raised to minus 3 becomes 10 raised to minus 2, which makes the decimal point to shift 2 digits at the left side, and hence it becomes 3.14, and that will be in ohm obviously. Okay, so अभी यहाँ पे 1 upon omega c अगर निकालना है तो 1 upon omega देखो फिर से 314 है, no doubt, and it should be multiplied with capacitor. कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे देखो? 20 माइक्रोफैराड का है. हेलो हेलो. हाँ हाँ. Sorry. Okay, so see here, 1 upon 314 into ये जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, दैट मींस इट विल बी 20 into 10 raised to minus 6 here. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 raised to minus 6 तो ऊपर चला जाएगा और बनेगा raised to plus 6, और नीचे 314 into 20 it will become 60280. ओके, सो अभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से बाय जस्ट मैन्युअली और यूजिंग द कैलकुलेटर. अगर रफली देख लेंगे कैलकुलेटर से कितना आता है. तो वैसे तो अभी एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. यू कैन जस्ट
अप्रोक्सीमेट इट, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आराम से। देखो 1 10⁻⁶ मतलब कितना हो गया, 1 के ऊपर 6 जीरोस हमको डालने पड़ेंगे, राइट। एंड देन इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 6000 ऑलमोस्ट। इसको 6000 भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये 280 जो है वो निगलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें से क्या होगा कि देखो 3 जीरोस जो है वो सीधा कैंसिल हो जाएंगे, और हमको मिलेगा क्या, सिंपली 1000/6, विच कैन बी रिटर्न एज, 1000/6 कितना बनता है, 6 1 जा एंड 4 बचा 40 हो गया। सो 6 6 जा एंड 1666.7 ऐसा हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो इट्स ओके, वी कैन जस्ट यूज इट हियर। तो XC का वैल्यू तो बहुत बड़ा मिल रहा है हमको। यस, एंड इफ यू जस्ट पुट इट हियर, और एक्सेल का वैल्यू तो बहुत ही छोटा है एक्चुअली, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, और उसके सामने ये 50 जो है वो भी ना के बराबर है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं नहीं के बराबर ही है। तो ऑलमोस्ट इसका जो आंसर है, ये जब हम यहाँ पे 3.14 और 166.7 का होल स्क्वायर डाल देंगे, तो यहाँ पे ये जो है वो तो पूरा 1666 ही आ जाएगा। और इसका इसमें ये ऐड करके भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आंसर वी कैन जस्ट कंसिडर इट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1700, दैट्स इट। ठीक है, इसका जो पूरा कैलकुलेशन करके 1700 के आसपास हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1700 से डिवाइड करेंगे तो RMS करंट हमको मिल जाएगा आराम से, जो कि 0 0 कैंसिल होके 23/170। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ, नहीं सॉरी 0.1 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 17 1 जा 17 एंड कितना बचा, 6 बचा है, 60 हो गया। तो ऑलमोस्ट 17 3 जा 51, 9 बचा 90 हो गया, तो 5 जा इतना बस हो गया। ठीक है, करंट विल बी 0.135 ऑलमोस्ट, if you just put it here 0.135, but again cos phi is not known here, so cos phi के लिए हमको सेपरेट वर्कआउट करना पड़ेगा। cos phi is given by R/Z, करेक्ट है। तो R/Z ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा R जो कि 50 दिया हुआ है, और Z जो कि हमको मिला हुआ है ऑलरेडी 1700। तो वो अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और बचेगा हमारा ठीक है। इसको अगर एज इट इज भी अगर यहाँ पे डाल देते हो तो 5/170 will be kept as it is. And now if you just cancel out these zeros and write it as 23/17 into what is this product, okay, so here it will be 5 5s are 25, 5 3s are 15 plus 2 17 and 6, okay। तो कुछ मिस्टेक हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू, ये हम बाद में वापस करेंगे, बट मेजर समझ में आया सबको ठीक से। सो मेन क्या है कि फॉर्मुलेज जो है वो हमको इस तरह से यूज करने हैं, और उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जो नॉन क्वांटिटीज है, तो वो नॉन क्वांटिटीज के फॉर्म में हमको उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ERMS हमको पता था लेकिन IRMS नहीं पता था, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें Z जो है वो मिसिंग है, तो उसके लिए हमको ये सेपरेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा Z के लिए।
जेड में भी यहाँ पे एक्सएल और एक्सी हमको नहीं पता है, तो एक्सएल एक्सी सेपरेट निकल के उसको यहाँ पे यूज करके फिर आईआरएमएस निकाल के उसको यहाँ पे डालना होगा। इसमें भी वापस कॉस फाई जो है वो हमको नहीं पता था, तो उसके लिए हमको सेपरेट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आर अपॉन जेड करके, तो और उसके बाद फिर हमको ये फाइनल पावर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। एट टाइम t equal to 0 second, voltage of an AC generator starts from 0 volt and becomes 2 volt at the time t equal to 1 upon 100 pi seconds. The voltage keeps on increasing up to 100 volt. Okay, after which it starts decrease. Okay, मतलब ये जो ग्राफ है इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से कि this voltage goes on increasing and then here at this point it starts decreasing. That means the time मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का वो इनडायरेक्टली दे रखा है 100 वोल्ट करके। सो ये 100 वोल्ट क्या हो गया एक्चुअली, ई नॉट हो गया, देख सकते हो ठीक से, ई नॉट इज इनडायरेक्टली गिवन टू बी 100 वोल्ट। ओके, एंड टाइम टी इक्वल टू 0 पे वो स्टार्ट करता है और 0 वोल्ट इज द इनिशियल वैल्यू एंड इट बिकम्स 2 वोल्ट एट टाइम दिस वन हियर। तो अभी अगर हम सपोज वोल्टेज का जो फॉर्मूला है हमारे पास जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 0 वोल्ट। ठीक है ना, टाइम टी इक्वल टू 0 पे वोल्टेज भी 0 है, इसलिए यहाँ पे यही फॉर्मूला ही लगेगा। तो इसमें अगर ई के बदले हम डाल देंगे 2 वोल्ट। ओके, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू 1 अपॉन 100 पाई के ऊपर का वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे ई के बदले 2 आएगा और ई नॉट तो ऑलरेडी हमने देखा है 100 है, तो ये 100 यहाँ पे लग गया। बाकी साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, अभी ओमेगा मतलब होता क्या है, इट इज गोइंग टू बी द 2 पाई बाय कैपिटल टी हियर and that is multiplied with this, or we can just call it as 2 pi n here in this case. इस ओमेगा के बदले हम इसको लिख देंगे 2 pi फ्रीक्वेंसी f, ओके, इनटू t। अब यहाँ पे t का मतलब क्या है, देखो ये जो टाइम है ये टाइम एक्चुअली t दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 100 पाई हमको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा बिल्कुल, तो ये 1 अपॉन 100 पाई डाल दिया। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और 2 वन जा एंड 2 50 जा यहाँ पे हमको मिलेगा, जिसके कारण इसको हम लिख सकेंगे 2 अपॉन 100 is actually going to be sine of, here it is f by 50, okay, f by 50। अभी इसको हमको सॉल्व करना होगा आगे, जिसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ f upon 50 is actually going to be equal to this 0.02 actually, and this 0.02 is going to be very small, so we can just take this use this fact that sine of angle theta is approximately same as the angle theta itself when theta is very small। जब थीटा वो बहुत छोटा होता है तो उस समय साइन थीटा और थीटा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो ये बात यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f by 50 itself will actually be 0.02 only, and if we just use it here then frequency f can actually be written to be equal to 50 into 0.02, which will actually be 1, right? So it will be 1 hertz. The frequency is obtained to be actually 1 hertz, which is a product of 50 and 0.02 here, and this is D is going to be actually the correct option. This is the next one. A coil has a self-inductance 0.04 Henry and resistance 12 ohm. When it is connected to 220 volt 50 hertz supply, what will be the current flowing through the coil? Okay, so see here, सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दो ही दिए हुए, कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो ऐसे केस में करंट निकालने के लिए हमको ये क्या यूज करना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा पहले, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी किया था। तो जेड के लिए लेकिन एक्सएल चाहिए, तो एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ पे ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसको, तो 2 पाई एफ एल विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सएल, वेयर 2 इंटू पाई विच इज 3.14 इंटू एफ, एफ मतलब क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कि 50 है, और एल जो है इंडक्टेंस जो कि यहाँ पे 0.04 दिया हुआ है, तो ये डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको इसमें से मिलेगा 2 इंटू 50 विल एक्चुअली बी 100 and 100 multiplied by 0.04 comes out to be 4 simply, so 3.14 into 4
which will actually come out to be 12.56 here, and that is in ohm. Okay, and resistance तो already दिया हुआ है 12 ohm, तो R is given to be 12 ohm. R मिला, XL मिला, तो अभी Z भी मिल जाएगा. तो Z के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √r² प्लस XL², करेक्ट है. And then we can just have this to be equal to R². R is going to be 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस here it is going to be 12.56 and उसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर बन जाता है 144 और 12.56 का जो स्क्वायर है, चलो 12.6 ही कंसीडर कर लो उसको, तो 12.6 का जो स्क्वायर है तो वो एक्चुअली 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के बीच में आएगा किधर तो भी. You can consider it approximately to be 150 or 156 around. ठीक है, उसको 156 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लो. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो कितना मिलेगा, या 144 ही कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा. 12 दोनों को 12 कंसिडर कर लो, तो 12 + 12 बिकम्स 288, मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 12 का भी स्क्वायर वापस 144, सो इट कम्स आउट टू बी 288 एक्चुअली. और अगर ये ऊपर का एक्स्ट्रा 12 भी उसमें डाल दो तो वो 300 आ जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है, तो 300 √300, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ z, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 10√3, नो डाउट. Once we get this z, we can just get the current by using this IRMS, which is equal to ERMS upon z. So if we use it here, then we get this ERMS, which is 220 actually. This 220 to be divided by 10√3, so that is 0 gets cancelled and we'll be left with 22 upon √3, which can be rationalized by multiplying it divided by √3 here, so as to get this 22 into 1.732, which is the value of √3, and upon divided by 3 again. तो उसमें से हमको भी मिलेगा, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 0.35 जा 15, 2 बचा तो 23 हो गया, 3 7 जा 21 एंड 4 जा. चलो ठीक है, अभी 22 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई करना है ना हमको, मतलब तो 22 का आधा मिल जाएगा ऑलमोस्ट. तो 22 का आधा कितना होता है 11, और 11 से थोड़ा ज्यादा, तो मतलब वी कैन जस्ट सिलेक्ट दिस 11.7 एज अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. इवन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो भी क्या आएगा, 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 7 जा 154 प्लस 8 comes out to be 162, जिसका 2 यहाँ पे आएगा 16 कैरी, और 22 5 जा 110 प्लस 16 comes out to be 126. So 126, and decimal point will be 3 digits at the right, sorry left. So 12.628 almost. Okay, हाँ 12.7 वाला भी ऑप्शन है ना हमारे पास यहाँ पे. Yes, so we can just select this A as a better option in this case. Okay. A transformer has an efficiency of 80%. It works at 100 volt and 4 kilowatt. Secondary voltage is given to be 240 volt. Then the current in primary is. Okay, so see here, ये suppose transformer है. ओके, इसमें इसका एफिशिएंसी 80% है, मतलब इनपुट का 80% जो है वो जाता है आउटपुट के अंदर. ओके, क्या तो से ठीक है. इट वर्क्स एट 100 वोल्ट एंड 4 किलोवाट. व्हाट डज इट मीन? इनिशियल प्राइमरी का वोल्टेज जो है वीपी उसको बोल सकते हैं या ईपी बोल सकते हैं. ईपी इज गिवन टू बी 100 वोल्ट. ओके, एंड प्राइमरी का जो पावर है
इनपुट पावर वी कैन से, उसको हम बोलेंगे पावर इनपुट, जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 किलोवाट, मतलब वो 4000 वाट हो गया, राइट। ओके, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो 240 दिया हुआ है, मतलब ये ई एस उसको हम डिनोट कर सकते हैं। ई एस इज गिवन टू बी 240 वोल्ट एंड करंट इन द प्राइमरी इज टू बी फाउंड आउट। सो आई पी हमको निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर पावर इनपुट इनपुट पावर अगर दिया है तो इनपुट पावर तो एक्चुअली ईपी और आईपी का प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। तो इनपुट पावर विल बी रिटर्न एज ईपी into IP simply. So IP will be actually power input upon EP. उसके लिए तो आउटपुट का भी कोई जरूरत नहीं है, इफिशिएंसी का भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। Power input is given to be 4000 and if we just divide it by EP which is 100, then we can just get it as 40 ampere to be the current in the primary, which is going to be D here as a correct option. Okay, efficiency की भी जरूरत नहीं है और इसकी भी सेकेंडरी वोल्टेज की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करंट इन सेकेंडरी पूछा रहता तो फिर कुछ बात बनती थी। देखो करंट इन सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट आई एस इन दिस केस। सी, बिकॉज उसके लिए हमको आउटपुट पावर निकालना पड़ेगा। देखो, तो पावर आउटपुट is going to be actually equal to 80% of the power input, right? So if we just use it here, then we get the power output to be simply equal to 80 divided by 100 multiplied by power input. How much it is? Power input is given to be 4000 watt, correct है। तो ये 4000 यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, जिससे हमको ये मिल जाएगा एक दो जीरो कैंसिल, 80 into 40 कितना बनता है 3200, okay। So this will be the power output. Yes. So once we get the power output, we can just use that power output is actually going to be the ES into IS, right? So अगर पावर आउटपुट तो हमारे पास है 3200, जो कि ES into IS के बराबर होना जरूरी है, जिसमें ES जो है वो 240 दिया हुआ है ऑलरेडी। IS अगर निकालना है तो we can just find it out simply. IS is equal to 3200 divided by 240, where 0 gets cancelled and we'll just be able to divide this by 8, so that 8 threes are, and here it is 8 fours are, so it will be 40 divided by 3, which will actually be almost 13.33 recurring, okay, which is not there because that is not asked actually. हमको पूछा क्या है, प्राइमरी करंट पूछा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर का करंट, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है, ओके। बाकी सेकेंडरी का अगर पूछा रहता तो ये सब करना पड़ता, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। The value of capacitive reactance of a capacitor is XC, okay। capacitive reactance जो है वो XC दिया हुआ है। If the values of capacitance and frequency become double, then capacitive reactance becomes, देखो XC is equal to क्या होता है 1/2 पाई FC होता है। F को हमने डबल किया, C को भी डबल किया, तो XC का क्या होगा, इट विल जस्ट गेट 1/4, ओके। क्योंकि ये दोनों जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं कि नहीं, तो डिनोमिनेटर अगर डबल होता है तो न्यूमरेटर एक्चुअली, हाँ, डिनोमिनेटर अगर डबल होता है तो उसकी वजह से न्यूमरेटर जो है वो आधा हो जाता है, मतलब जो रेशियो है वो रेशियो एक्चुअली आधा हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये फ्रीक्वेंसी भी डबल हो रहा है और कैपेसिटेंस भी डबल हो रहा है, दोनों डबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जबकि वो प्रोडक्ट एक्चुअली 1/, मतलब डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये एक्सी का क्या होगा 1/4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसलिए XC/4 मतलब C will actually be the correct option. In an LCR series AC circuit, the voltage across each of the components is 50 volt. Okay, then voltage across LC combination will be. Okay, suppose this is the LCR circuit. Okay, the total voltage जो है, तो वो टोटल वोल्टेज को अगर हम सपोज E बोलते हैं, ERMS,
इसके अक्रॉस का जो है इसको EL, इसको EC और इसको ER बोलते हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको पता है ऑलरेडी। E happens to be actually equal to root of ER square plus EL minus EC का होल स्क्वायर, करेक्ट है। So here it will be, अब यहाँ पे अगर ER, EC और EL ये तीनों अगर 50-50 दिए हुए तो ये 50 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 50 का माइनस 50 का होल स्क्वायर जो बनेगा एक्चुअली here it will be 50 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट, एंड that's why it will be 50 ओनली। तो मतलब जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, RMS वोल्टेज है इस पूरे सर्किट के अंदर का, वो भी 50 वोल्ट ही है। एंड वी कैन जस्ट कंसिडर दैट दिस EL एंड EC इन दोनों के अंदर का कंबाइंड वोल्टेज जो है तो वो एक्चुअली 0 रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे EL और EC ये दोनों जो है इनके अंदर का जो वोल्टेज है वो ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब उनका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा कि EL is leading the current and EC is going to be lagging the current and therefore they are just 180 degree out of phase। ये दोनों बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट होते हैं और इसी वजह से इन दोनों के अंदर का कंबाइंड वोल्टेज जो अगर हम देखेंगे ठीक से तो इट विल एक्चुअली बी 0, नो डाउट। So the next one, in LCR series circuit, the at resonance, the potential difference between two ends of resistor is 100 ohm, 100 volt. Resistance is given, capacitance given, and resonance angular frequency is given. Okay, and potential difference between the two ends of inductor is okay। तो इंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस हमको ढूंढ के निकालना है, मतलब हमको EL निकालना है, राइट, EL। और जबकि यहाँ पे ये जो है 100 वोल्ट जो दिया हुआ है वो एक्चुअली ER है। ओके, ER, yes, R is given, C is given and omega is also given। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये हमको करनी है कि एक्सेल जो है, नहीं EL निकालना है ना, तो E स्क्वायर is actually equal to ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंस पे। हाँ, लेकिन रेजोनेंस पे क्या होता है, ये तो 0 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो सेम होते हैं, तो इसलिए ये EL इज इक्वल टू EC होता है रेजोनेंस पे। और जबकि तो इसका मतलब अगर हमको EL भी मिल गया तो भी, सॉरी EC भी मिल गया तो भी EL मिलने जैसा ही है। ओके, ओके, तो EL विल बी एक्चुअली IRMS इनटू एक्सएल। बट अभी IRMS तो हमको पता नहीं है और एक्सएल भी पता नहीं है, तो चलो ठीक है, एक्सएल तो निकाल सकते हैं आराम से, नहीं उसके लिए इंडक्टेंस चाहिए, वो भी पता नहीं है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी उसके लिए निकालना पड़ेगा। देखो ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट समय। देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC होता है, बराबर। यस, सो इसको यूज करके ओमेगा के बदले हम डाल देंगे 200 उस तरफ, फिर 1/√LC where L is going to be found out and C is here given to be 2 microfarad। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 microfarad। यस, सो 2 × 10⁻⁻6। अगर इसको सिंप्लीफाई करो आगे तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो उससे वो 200 का स्क्वायर मतलब वो 4 × 10⁴ बन जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। और यहाँ पे 1/, ये L इंटू 2 × 10⁻⁻6 वैसे ही बचा रहेगा, जिसमें से हमको मिलेगा L का वैल्यू। L विल एक्चुअली इक्वल टू, L उस तरफ लेके जाएंगे और ये 4 × 10⁴ जो नीचे लेके जाएंगे, तो हमको मिलेगा L इज इक्वल टू 1/4 × 10⁴ into 2 × 10⁻⁻6, so that it becomes L is equal to 1/8 into 10⁻²। that means it will be 100/8, मतलब
12.5 हेनरी, ये बन गया इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस अभी हम एक्सएल निकाल सकते हैं आराम से। एक्सएल विल एक्चुअली बी इक्वल टू ओमेगा इनटू एल, where omega is going to be 200, that is to be multiplied with L, which is 12.5 here, so that it becomes 12.5 into 2 is 25, so it will be 2500. Okay, so 2500 ohm, this is becomes L XL here। तो ये तो पार्ट हमको मिल गया, चलो ठीक है। बट IRMS कैसे निकालेंगे? IRMS के लिए हमको Z निकालना होगा, ठीक है। तो Z के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? देखो, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर। जेड तो आर ही होता है ना, रेजोनेंस दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो रेजोनेंस एट रेजोनेंस बोला है, तो रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्स ही हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जेड इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सएल माइनस एक्स 0 हो जाएगा और वो ऐड किया नहीं किया एक बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर जेड इक्वल टू आर हो गया तो फिर आई आर एम एस कितना बनेगा? आई आर एम एस कैन बी सपोज टू बी ई आर एम एस अपॉन जेड, but since Z is same as R, so we can just expect this ERMS upon R, okay, where ERMS is overall EMF दिया है क्या सर्किट का? हाँ, और एक बात यहाँ पे हमको यूज करनी है, देखो, since at resonance, ये just you focus on this equation here, ये इक्वेशन पे अगर फोकस करते हो तो at resonance what happens is EL becomes equal to EC, करेक्ट है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो EL becomes equal to EC at resonance, and since EL becomes equal to EC, this gets cancelled, and since it gets cancelled, we are left with ERMS, मतलब सर्किट के अंदर का जो RMS EMF का स्क्वायर है वो सिंपली ER के स्क्वायर के बराबर बन जाता है। That means we can just say that ERMS is going to be same as ER only, okay, ये हमको मिल गया। और ER का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है वो, तो 100 हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ ERMS एक्चुअली। तो इनडायरेक्टली ERMS itself is given to be 100, so if we just use it here, so यहाँ पे बनेगा 100 अपॉन रेजिस्टेंस जो कि 1 किलो ओम दिया हुआ है। 1 किलो ओम मतलब 10⁻³ हो गया, वो मतलब 1000 हो गया। तो IMS found out to be 0.1 ampere in this case, and if we just put these values here, then we can get it as 0.1 into XL, which is already there, that is 2500, ओके। सो 2500 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 250 वोल्ट, ओके। सो 250 वोल्ट विल एक्चुअली बी द EMF अक्रॉस द इंडक्टर, ओके। तो इंडक्टर के एंड पॉइंट्स पे ये 250 वोल्ट का वोल्टेज होगा। यस, दिस इज द लास्ट वन। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट इज F, the capacitance is made 4 times of the initial value, then the resonant frequency will become, see here, F is equal to क्या होता है, 1/2 pi root LC होता है, करेक्ट है। अभी कैपेसिटेंस को अगर हमने 4 टाइम्स कर दिया तो उससे क्या होगा, ये रूट के अंदर होने की वजह से वो डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ डबल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डबल होने का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो आधा हो जाएगा, दैट्स इट। सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम F/2, which is there only here in the option B here in this case, okay। कैपेसिटर becomes 4 times, रूट होने की वजह से डिनोमिनेटर becomes double, and because of that this frequency will become half, that's all, okay। So this is the logic, yes, okay। So let us declare here that this chapter has been finished with this MCQs। तो मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, okay। So that chapter will start next time, okay। चलो, thank you all of you, bye।